सो अब तक आपने पार्ट 3 में लास्ट के सारे टॉपिक होपफुली पढ़ लिए होंगे। पार्ट 4 में क्या दे रखा है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स। तो देखो कॉम्बिनेशन जो होता है ना, दो टाइप से होता है। एक तो होता है हमारा सीरीज में, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल। अब बात आती है कि सीरीज में किस तरीके से होता है, पैरेलल में किस तरीके से होता है। ये बैटरी है हमारी, ये स्विच है। इसके अलावा यहाँ पर सपोज दैट 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 एंड 3। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस में आएगा, हमारा सीरीज में आएगा। तो जैसे इस वाले में फिगर में ड्रॉ हो रखा है कि यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 एंड R3। तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। अब सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस R होता है वो इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके सम के इक्वल आएगा। किस केस में, सीरीज वाली केस में। अब ये इक्वल आता क्यों है, देखो सुनो। जैसे यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाले में भी करंट जो होगा वो सिमिलर करंट चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आपस में डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रहा। तो इसमें भी आई करंट जा रहा होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में भी और इस वाले रेजिस्टेंस में भी। तो यहाँ से क्या हुआ, अब हमें ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो V इक्वल फॉर्मूला क्या था, आई आर। अब यहाँ पर क्या है, करंट जो है, करंट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज क्या हो रहा होगा, वोल्टेज चेंज हो रहे होंगे। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। तो यहाँ से V इक्वल जो नेट वोल्टेज है बैटरी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करंट तो चेंज नहीं हुआ तो यहाँ तो I इंटू आर हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस वाला। ये क्या होता है, V1 है ना, तो करंट चेंज नहीं हुआ तो I का I बना रहेगा, क्या आ जाएगा R1। सिमिलरली I R2 प्लस I R3। अब तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब जो सिमिलर डिजिट अल्फाबेट दिखाई दे रहा है I। अब यहाँ क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल में क्या था, आई आर। आई से आई कैंसिल आउट। इसका मतलब कैपिटल आर जो है, मतलब नेट रेजिस्टेंस जो है वो सम होता है जितने भी अदर रेजिस्टेंस दे रखे हैं उसके। तो आर इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड वाली कॉम्बिनेशन में क्या दे रखा है, जब किस में होगा, पैरेलल में होगा। अब पैरेलल में होगा तो पैरेलल वाली केस में क्या होता है, देखो समझो। यहाँ से ये बैटरी जो लग रही है इसका जो वोल्टेज है वो क्या था, V था। अब यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ तक तो, इस पॉइंट तक तो I करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से हुआ तो इस वाले में क्या जा रहा होगा, I1, इस वाले में I2 और इस वाले में I3। मतलब सीरीज वाली केस में वोल्टेज चेंज होते हैं और पैरेलल वाली केस में चेंज क्या हो रहा होता है, करंट चेंज हो रहा होता है। तो I1 I2 और I3 हो रहा है। अब देखो लास्ट वाले केस में क्या था, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था, लेकिन इसमें चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब I इक्वल किसके हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये होगा क्यों, क्योंकि यहाँ तक नेट करंट सेम रहा और यहाँ से करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 और I3 हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एड ऑन करेंगे। अब V इक्वल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इंटू आर। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रेजिस्टेंस किस में चले जाएगा, डिवाइड में। सो I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, I की प्लेस पे क्या आ जाएगा, V अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। I1 है सो V अपॉन R1 प्लस I2 है V अपॉन R2 प्लस I3 है, इसका मतलब V अपॉन R3। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो इस साइड तो हमारा V अपॉन कैपिटल आर ही बना रहेगा, इस साइड क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब क्या होगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। 1 अपॉन आर बचा, इस साइड में देखो 1 अपॉन आर बचा, क्या बचा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसका मतलब
पैरेलल वाली केस में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से हो जाएगा, 1/r इक्वल होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब अगला टॉपिक है कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, मतलब क्या है कि सीरीज में एक सर्किट बना हुआ है, उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो देखो पहले सबसे पहले सिंपल समझो कि लाइटनिंग आती है दिवाली वाले टाइम पे, तो उस वाले केस में क्या होता है कि सारे के सारे जो बल्ब होते हैं वो एक ही लाइन में लगे रहते हैं। तो उस वाले केस में कंडीशन क्या होगी, जब एक लाइन में लगे रहेंगे तो मान के चलो ये बीच वाला फ्यूज हो गया, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो बल्ब हैं वो जलना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक ही सिंगल स्विच होता है। अगर हमें जलाना है तो सबको जलाना पड़ेगा, बंद करना है तो सबको बंद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। मतलब क्या हुआ इसका कि ये कोई सीरीज में अप्लायंस लगे हुए हैं सारे के सारे, और इसमें से सपोज दैट ये वाला वर्क करना बंद करा, तो इसका मतलब ये अदर जो चारों बचेंगे, मतलब लास्ट ये 4 जो बचेंगे ये भी वर्क करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सेकंड वाली पॉइंट में क्या दे रखा है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच। तो मैंने अभी बताया था कि थोड़ी देर पहले, इनका जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब जलाना है तो सबको जलाओ, नहीं जलाना तो सबको मत जलाओ। तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। मतलब क्या हुआ, जैसे सीरीज में यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं ना, ये सपोज दैट 220 वोल्ट है, तो यहाँ से जितना वोल्टेज आ रहा होगा वो सब में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे होंगे। द अप्लायंस डज नॉट गेट द सेम वोल्टेज, मतलब इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहे होंगे, किसी में ज़्यादा आ रहे होंगे, किसी में कम आ रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। तो देखो रेजिस्टेंस किसका काम करता है, रुकावट का काम करता है। जब रेजिस्टेंस रुकावट का काम करता है तो इसमें सीरीज वाली केस में क्या है, सारी के सारी रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे होंगे। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा लगे होंगे इसका मतलब करंट फ्लो होने से क्या हो रहा होगा, रुक रहा होगा। और जब करंट फ्लो होने से रुक रहा होगा इसका मतलब करंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो इसमें कितने 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर एक भी स्विच काम करना बंद कर जाता है तो सारे के सारे बंद करना कर देंगे। इनका जो मेन स्विच होता है वो सिंगल ही होता है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि इनमें जो वोल्टेज जाते हैं वो सब में इक्वल अमाउंट में जा रहे होते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या आता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सीरीज सर्किट में होने के कारण। इसके कारण क्या हो जाता है, जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगला टॉपिक दे रखा है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। तो देखो घर में जो सर्किट लगे रहते हैं वो सारे के सारे पैरेलल सर्किट में होते हैं। मान के चलो अगर जैसे ये तुम्हारा घर है, घर में क्या करोगे, यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, ये 2 अलग अलग रूम है, और तुम इस रूम से इस रूम में शिफ्ट हो गए। तो अगर तुम्हें इस रूम का बल्ब जलाना है तो तुम क्या करोगे, इस रूम का स्विच ऑन कर दोगे, और इसका इससे चले आए तो इसका मतलब क्या कर दोगे, इसका ऑफ कर दोगे। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो अप्लायंसेज हमें जलाना है या बंद करना है उसी का स्विच हम ऑन कर देते हैं, अदर का दिक्कत नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग। तो लास्ट वाली में क्या था, अगर एक ने वर्क करना बंद करा तो इसका मतलब सारे के सारे बंद कर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग रूम में अगर बल्ब तुम्हारे लगे हुए हैं तो अगर एक रूम का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अदर रूम के बल्ब तो ऑन ही रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्टॉप हो जाता है ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। मतलब जो अदर अप्लायंसेज हैं वो जैसे वर्क कर रहे हैं वैसे के वैसे ही वर्क करते रहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। मतलब क्या है कि उनका सबका अलग अलग अपना स्विच होता है, तो जिससे क्या है वो कभी ऑन कर सकते हैं कभी ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। मतलब क्या है कि अगर 220 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है कि सब अप्लायंसेज में कितने वोल्ट का ही जा रहा होगा, 220 वोल्ट का ही जा रहा होगा।
लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस। रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि करंट क्या हो जाता है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक इस तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है तो ये क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब करंट बट गया तो इसका अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर सिंगल सिंगल कंसीडर कर रहे होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ईजिली फ्लो हो पाएगा। तो इसके 4 पॉइंट कौन कौन से, अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो अदर अप्लायंसेस क्या होते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या आती कि जिस रूम का हम ऑन करना चाहते हैं तो उसी रूम का हम ऑन कर सकते हैं, वोल्टेज जितने आ रहे हैं उसी अमाउंट में सब में जा रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, इसका कम रहता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है ये समझो। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूले से ही समझ लेना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट मान लो, 1 सेकंड मान लो, 1 आवर मान लो, तो इन सब केस में जितना भी वर्क डन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब P इक्वल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W अपॉन T, और W की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है वर्क डन की, और टाइम की यूनिट क्या बताई थी मैंने, सेकंड बताई, तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो इसकी एक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल पर सेकंड, और सेकंड यूनिट क्या होती है, वॉट। एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 किलोवाट जो इक्वल होता है वो होता है 1000 वॉट के। ये किस तरीके से याद रखना है, जैसे 1 kg है, 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के ही तो इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि 1 किलोवाट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1000 वॉट के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है 1 वॉट का। तो अभी हमने पढ़ा कि पावर P इक्वल फॉर्मूला क्या था, W अपॉन T था। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो वर्क डन है वो कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है, तो नेट जो पावर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 वॉट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, 1 जूल कर रहा हो, तो उसकी जो पावर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 वॉट के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूले हमारे कुछ, तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। अब ये फॉर्मूला है I स्क्वायर R। अब यहाँ से ये किस तरीके से आता है, P इक्वल, देखो P इक्वल क्या है हमारे पास, वी आई था। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इक्वल क्या था, I इंटू आर था, इंटू आई रहा, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ पर I स्क्वायर R। सिमिलरली लास्ट V एंड R में, तो ये भी V स्क्वायर है, तो P इक्वल फॉर्मूला क्या था, वी आई। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल फॉर्मूला क्या था, आई आर। यहाँ से अगर I की वैल्यू मैं निकालूंगा, रेजिस्टेंस किस में चले जाएगा, डिवाइड में, सो I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। सो I के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, V अपॉन R पुट कर देते हैं, तो यहाँ V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सैम्पल प्रॉब्लम दे रखा है ये। अब यहाँ क्या है, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वॉट, मतलब P की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 40 वॉट दे रखी है। इसके अलावा क्या दे रखा है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, मतलब V इक्वल क्या दे रखा है, 220। और पूछा क्या है हमसे, करंट। करंट का मतलब क्या पूछा है, I पूछा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वी नो दैट फॉर्मूला क्या था, पावर की फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में P इक्वल क्या था, वी आई। सो इट मीन्स यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 40, वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है, 220 इंटू आई। अब आई की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में किस में चले जाएगा, डिवाइड में, सो 40 अपॉन 2 2 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, और 2 से 11 टाइम, तो आई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 अपॉन 11। 11 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.18 के ऊपर बार, और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। सो आई की वैल्यू हमें मिल गई।
नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें कि फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, E इक्वल फॉर्मूला जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम, मतलब पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called the heating effect of electric current. तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सेंस क्या हुआ कि जब मान के चलो जैसे हमारे सबके घरों में हीटर होते हैं, हीटर वाली केस में क्या होता है, जब नाइक्रोम वायर से कंटिन्यूस क्या हो रहा होता है, करंट फ्लो करवाया जा रहा होता है, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये रेजिस्टेंस किसका काम करता है, करंट को फ्लो होने से रोकने का। तो करंट क्या हो गया, एक तरीके से यहीं स्टोर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। तो जब ज़्यादा देर तक करंट एक ही जगह रुका रहता है तो इसका मतलब क्या है, वो हीटिंग इफेक्ट, मतलब गर्म हो जाता है। और गर्म जब हो जाता है तो हीटर का जो हम यूज़ करते हैं हाथ सेकने वगैरह इसके लिए करते हैं, या आप खाना वाना बनाने के लिए मान लो, तो उस वाली केस में कंडीशन क्या हो जाती है कि जब वायर का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट फ्लो को होने से रोकता है, और करंट फ्लो को होने से जब रोकेगा तो इसमें क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। तो वही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बड़ा सिंपल है, H इक्वल जो फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के स्क्वायर के क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट का स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर के। दूसरा रेजिस्टेंस, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के। और लास्ट क्या है, टाइम टेकन, सो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। So the heat produced in a wire is directly proportional to the square of the current, मतलब I स्क्वायर। सो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I स्क्वायर के। मतलब करंट अगर हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो हीट जो है उस पर कितनी आ रही होगी, स्क्वायर कर दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स करा तो हीटिंग इफेक्ट भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स करा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। एंड लास्ट वन टाइम जो है, टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि टाइम जितना बढ़ रहा होता है, जैसे 2 आवर हो रहे होते हैं, तो उस वाले केस में कंडीशन क्या हो जाएगी कि 2 आवर अगर बढ़ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी कितना हो जाएगा, 2 आवर भी इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट कंडीशन क्या दे रखी है, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। तो यहाँ है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइड एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन एंड रूम हीटर एक्सेट्रा। तो इस वाले केस में क्या है, जैसे देखो सिंपल सा रूल समझो कि जैसे मान के चलो इसमें ये क्या है, ये वायर है यहाँ पर। अब जैसे ही इसमें से मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो क्या हो रहा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होगा तो करंट क्या हो रहा होगा, यहाँ पर रुक रहा होगा, और रुक कितने लॉन्ग टाइम के लिए रुक रहा होगा। और मान के चलो कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले ले गए कहीं, और माँ तुम्हें पसंद नहीं है कि माँ रुकना है, और तुम क्या हो रहे होगे, गर्म हो रहे होगे कि भाई साहब आज तो बुला लाए घर वाले जबरदस्ती, जहाँ पे हमें रुकना नहीं है, तो तुम गर्म हो रहे होगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर कोई चीज़ रुक रही होती है तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल हीटर, आयरन वगैरह वाली सब केसों में सेम ही कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट होल्ड ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कर पाते हैं, और करंट जब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होल्ड होगा तो इसका मतलब जो क्या है, हीटिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड अप ऑफ नाइक्रोम ग्लोज बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग करंट। मतलब क्या हुआ कि करंट जितने अमाउंट में पास करवा रहे होंगे उस वाली केस में क्या हो रहा होगा कि कंडीशन, मतलब वो हीट को जो है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम कर रहे होंगे। द हीटर मेड ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट पासिंग करंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो इस वाली केस में ग्लो होता है। अब किस तरीके से ग्लो होता है,
तो यहाँ तो क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वायर होते हैं, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। करंट फ्लो होके इस जैसे ही टंगस्टन वायर के पास जाता है तो इसके अंदर जो ग्लास के अंदर गैस जो भरी रहती है वो आर्गन गैस भरी फिल हो रखी होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से क्या हुआ, नाइक्रोम वायर पर गया, नाइक्रोम वायर वाली सॉरी टंगस्टन वायर पर गया, टंगस्टन वायर क्या हो जाता है, अब ये स्टोर कर रहा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट को क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। और जब करंट को स्टोर करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये हीट होगा, हीट के साथ साथ क्या होगा, ग्लो भी होगा। तो ये क्या करने लग जाता है, ग्लो होने लग जाता है, और ग्लो जैसे ही होता है तो ये बल्ब क्या है, हमें लाइट दे देता है। तो ये पढ़ लेना आप लोग एक बार, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखो मान के चलो तुम्हारे घर में करंट ज़्यादा आ गया एकदम से, तो करंट ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या था कि अप्लाइंसेस खराब हो जाएंगे। तो पहले पुराने टाइम में मीटरों में क्या लगा रहता था, मीटरों में फ्यूज लगा रहता था। अब फ्यूज की कंडीशन क्या थी, फ्यूज एक तरीके से ये मान लो कि एक वायर टाइप में था, ये वाला वायर है। अब जैसे ही इस पे हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हुई तो ये क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट जैसे ही करेगा तो ये क्या होगा, बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन हो गया तो करंट यहाँ से आया, यहाँ से ये बीच में ब्रेक डाउन हो गया तो करंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ तो जब पहुँचेगा ना, जब ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज्ड होगा, तो ये क्या करता था कि ज़्यादा अमाउंट में जैसे ही हीट पहुंची यहाँ पर, तो हीट जैसे ही ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेगी तो ये फ्यूज जो था वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फ्यूज का वायर। और जैसे ही फ्यूज का वायर ब्रेक डाउन हो जाता है तो आगे के जो अप्लायंसेज हैं वो क्या नहीं होते, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे हाल फिलहाल में जो घरों में लगा रहता है, एमसील लगी रहती है। तो एमसील वाली केस में क्या होता है, तो डायरेक्ट कहाँ से आती है, लाइट जो आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही होती है, तो जैसे ही उसे लगता है, मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जो एमसील होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। डाउन का मतलब क्या है कि वहाँ से आगे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो क्या कर दी जाती है, एक तरीके से रोक दी जाती है। तो वही कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो इसमें इन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली किसी किसी के घरों में एक बोर्ड में, पर्टिकुलर बोर्ड में भी लगा रहता है, और मेन अप्लायंस के पास क्या लगी रहती है, एमसील वगैरह लगी रहती है। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना। लास्ट ही है, द एंड हो गया। अब मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं इम्पोर्टेंट वो करवा दूंगा। इसके अलावा आप लोग क्लास 9th के सारे चैप्टर एक साथ अपलोड कर दिए जा रहे हैं। साथ में हम लोग आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के अलावा 9th की साइंस के अलावा एसएसटी, 9th और 10th दोनों के लिए हम लोग साइंस और एसएसटी, इसके अलावा 11th-12th के लिए आप लोगों को मैथ पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।